हेलो स्टूडेंट्स। आ कैसे हो आप लोग और पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 3 में कल हमने परागण के बारे में बताया। परागण परिपक्व परागकोश से पराग कणों का मुक्त होकर के स्त्री केसर या अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो होती है इसे परागण कहते हैं। ये परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब एक ही पादप के परागकण का उसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया होती है। इसमें आनुवांशिक रूप से नर और मादा संरचना एक समान होती है, जबकि परपरागण में एक पादप का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जिनकी आनुवांशिकता में कुछ भिन्नता होती है, इसलिए इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण किसी न किसी माध्यम से या कारक से संपन्न होता है, तो उस कारकों में कुछ अजैविक कारक हैं, कुछ जैविक कारक हैं। अजैविक कारकों के रूप में वायु, जल, जबकि जैविक कारकों के रूप में कीट, पक्षी, चमगादड़ आदि इस क्रिया में सहयोग देते हैं। आज हम इस परागण क्रिया के बाद में अगली प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सामान्य रूप से क्या होता है कि जब परागण की क्रिया हो जाती है, परागण क्रिया, इस क्रिया के पश्चात निषेचन क्रिया होती है और इस निषेचन क्रिया में नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन कई बार ये निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, तो पादपों में निषेचन की क्रिया का नहीं हो पाना ये अनिषेचितता या असंगतता कहलाती है। तो आज हम जिन पादपों में इस तरह का देखा जाता है उनमें क्या विशेष बात होती है, किस कारण से ये असंगतता या अनिश्चितता पैदा हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इस अनिश्चितता के बारे में पढ़ेंगे। अनिश्चितता या असंगतता। देखिए, अनिश्चितता या असंगतता कहते किसे? तो ये देखिए पूर्ण रूप से कार्यक्षम का मतलब जो एक प्रकार से फंक्शनली पूरी तरह से फिट है, कार्यक्षम एवं जननक्षम ऐसे रिप्रोडक्टिव रूप से फर्टाइल है। पूर्ण रूप से कार्यक्षम एवं जननक्षम नर व मादा युग्म
यानी पूरी तरह से कार्यक्षम यानी फंक्शनल रूप से एंड फर्टिलिटी रूप से नर और मादा युग्मक जो है परिपक्व है, युग का पूर्ण रूप से कार्यक्षम एवं जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन नहीं हो पाना, नहीं होना, अनिषेचता कहलाती है। ऐसे निषेचन क्रिया की जो विफलता है वो अनिषेचता कहलाती है, अर्थात निषेचन का नहीं होना। ये अनिषेचता जो है दो प्रकार की होती है, इसको दो प्रकारों में बांटा। एक तो होती है अंतरा जातीय अनिषेचता। अंतरा जातियों का मतलब होता है कि एक वंश की दो भिन्न जातियों, एक वंश की दो भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य, यानी एक वंश के अंदर दो जातियां मान लीजिए और एक जाति का परागण दूसरी जाति की वर्तिकाग्र पर परागण के द्वारा पहुंच गया है, तो परागण तो हो गया है लेकिन निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो ऐसा अगर होता है तो इसको हम कहेंगे अंतरा जातीय अनिषेचता। देखिए जैसे सरसों, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, और दूसरी है राई, इसका नाम है ब्रैसिका रा। अब देखिए इसमें वंश तो दोनों समान है लेकिन जाति क्या है, अलग अलग। तो अगर मान लीजिए सरसों का परागण राई यानी ब्रैसिका रागा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं, तो ये कहलाएगी अंतरा जातीय अनिषेचता। दूसरा है आंतर जातीय अनिषेचता। इसमें क्या होता है, एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य, इसमें जाति एक ही है परंतु उनके सदस्य अलग अलग हैं, उनकी आनुवांशिक संरचना अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो पाता है, निषेचन नहीं होता है, तो इसे हम आंतर जातीय अनिषेचन कह सकते हैं, या इसको हम स्वयं अनिषेचता, क्योंकि एक ही जाति के हैं तो इसलिए स्वयं अनिषेचता या स्वयं बंधिता कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है एक पादप है प्रीमूला, उस प्रमूला में आप देख सकते हैं इस प्रकार का आंतर जातीय असंगतता पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि
देखिए अब हम बात करेंगे कि भाई ये अनिश्चितता किस कारण से होती है। अनिश्चितता के कारण ये अनिश्चितता किन कारणों से होती है। तो देखिए अनिश्चितता का जो कारण है कि पौधों में होती है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया क्रिया यानी परागकण और स्त्री केसर दोनों के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उस पारस्परिक क्रिया के कारण अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इसके लिए कारक है फिजियोलॉजिकल या आकार की। कारकीय या फिर आकारकीय कारक जो है वो उत्तरदायी होते हैं। ये देखिए इसमें अगर ये अनिश्चितता परागकण के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप परागकण के जीन प्रारूप के कारण अगर पैदा होती है तो इस परागकण कैसा होता है तो परागकण के कारण हो रही है यानी परागकण का जो जीन प्रारूप यानी जीनों की जो संरचना है उसके कारण अगर हो रही है तो ये कहलाएगी युग्मक। युग्मकोत्तीर्ण अनिश्चितता या स्वयंबद्धता। और अगर ये परागकण का निर्माण करने वाले बीजाणुविद ऊतक के कारण ऊतक के जीन प्रारूप के कारण अगर ये अनिश्चितता या स्वयंबद्धता पैदा हो रही है तो ये कहलाएगी बीजाणु अनिश्चितता या स्वयंबद्धता। ठीक है, तो ये अनिश्चितता का क्या कारण है? पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। अब कार्य के प्रभाव हो सकता है या फिर आकार। परागकणों के जीन प्रारूप के कारण अगर होती है तब तो इसको कहते हैं युग्मकोत्तीर्ण अनिश्चितता। और अगर परागकण का निर्माण करने वाले बीजाणु ऊतक के कारण होती है तो इसको कहते हैं बीजाणुविद अनिश्चितता। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अनिश्चितता होती है इसके कारण क्या क्या परिणाम दिखाई देते हैं। देखिए ये जो अनिश्चितता है इसके कारण क्या क्या परिणाम दिखाई देते हैं। अनिश्चितता के कारण
अनिश्चितता के कारण निम्न परिणाम दिखाई देते हैं। यानी अगर अनिश्चितता होगी तो वो क्या क्या चीजें इसमें दिखाई देंगी। सबसे पहला है, या तो क्या नहीं होगा, परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। परागकणों का अंकुरण नहीं होना। नहीं होना यानी परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वहां इनका अंकुरण नहीं होगा। और जब परागकणों का अंकुरण नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि अंकुरण के बाद में ही परागकण नर युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। दूसरा है, अगर परागकण अंकुरित भी हो गई हैं तो पराग नलिका की वृद्धि नहीं, पराग नलिका की वृद्धि नहीं होना। अर्थात अंकुरण तो हो गया है, लेकिन क्या नहीं बनी है, पराग, और उसकी वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। तीसरा, अगर पराग नलिका की वृद्धि हो भी गई है तो पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना। अगर सही स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो भी आगे कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद चौथा क्या हो सकता है, कुछ पादपों में यहां तक ही होकर रह जाता है, कुछ में यहां तक पहुंच जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया रुक जाती है। कुछ पादपों में पराग नलिका बन तो जाती है, लेकिन वो सही स्थिति तक या सही जगह तक नहीं पहुंच पाती। या फिर पराग नलिका का वर्तिकाग्र में ही फट जाना, यानी पराग नलिका जो है वो वर्तिकाग्र में ही फट जाती है और आगे वृद्धि नहीं करती है। अब देखिए, कुछ पादपों में वृद्धि भी कर लेती है, लेकिन जो केंद्रक है उनका संलयन नहीं हो पाता है। केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाना, यानी ये अनिश्चितता के कारण इनमें से कोई भी प्रक्रिया अगर नहीं हो पाती, अगर शुरुआत में परागकणों का अंकुरण नहीं होगा तो इनकी कोई अंकुरण हुआ है या लास्ट तक कई बार ये वर्तिकाग्र तक तो पहुंच जाती है, लेकिन नर और मादा केंद्रकों का आपस में संयोजन नहीं हो पाता है, और संयोजन नहीं हो पाता है एज ए निषेचन नहीं हो पाता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि भाई क्या क्या किस तरह से अनिश्चितता होती है। अब इस तरह की अनिश्चितता है वो कुछ ही पादपों में देखी जाती है। सामान्य रूप से पादपों में पराग नलिका वृद्धि करती हुई बीजांड के अंदर पहुंच जाती है और बीजांड में उपस्थित जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है और अंत में पराग नलिका के अंदर उपस्थित जो नर युग्मक है ये मादा युग्मक अंडकोशिका से संयोजित हो जाती है
और अंत में दोनों के केंद्रकों का संयोजन हो जाता है, जिससे एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। आवृतबीजी जो पादप होते हैं, इनमें निषेचन के लिए एक विशेष रूप से एक प्रक्रिया को देखा गया है, जिसे हम कह सकते हैं दोहरा निषेचन, क्योंकि यहाँ 2 बार निषेचन होता है, यानी एक तो वास्तविक निषेचन होता है और एक त्रिक संलयन की घटना होती है, अर्थात इसे कहते हैं द्विनिषेचन त्रिक संलयन। तो यहाँ हम अगले लेक्चर में निषेचन के बारे में पढ़ेंगे कि निषेचन कैसे होता है और निषेचन के द्वारा किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हमने अनिषेचितता के बारे में पढ़ा है और इसके बाद कल हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।